माइक। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका माइक ऑफ है। बेटा भारत की खोज बुक निकाल लीजिए आज। भारत की खोज बुक पढ़ेंगे आज हम। भारत की खोज इसका पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता। मैम गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। निकाल ली बेटा सभी ने बुक? यस मैम। यस मैम। बेटा किसी के बहन भाई पढ़ रहे हो 9 से +2 मैसेज आया आपके भाई बहनों के पास कल से स्कूल का? पलक पायल, पलक अभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं बेटा, लेसन शुरू करना है। हमें तो बहुत बड़ा है। हाँ बेटा बहुत बड़ा है और इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, हमें रीडिंग लगानी है बस इसकी। जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। इसमें भारत के बारे में जानकारी है बेटा, समझाने का कुछ भी नहीं है। जब बुक की हमारी क्या है, भारत की खोज, और इस बुक के लेखक कौन है बताइए जरा? मैम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कल कल भी क्लास लगेगी बेटा कल का अभी कोई मैसेज नहीं है, वैसे कल हमें स्कूल जाना है। अगर क्लास नहीं लगे कल तो आप ऐप में वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहां देख लेना। अभी दोपहर तक मैसेज आ जाएगा आपके पास क्या होगा कल, ठीक है? मैम हाँ जी। मैम दिनेश सर ने तो मैसेज दे दिया कि रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी ऐप पे। रिकॉर्डिंग नहीं बेटा, वीडियो। अंश आपकी सिस्टर का मैसेज आया है कल से स्कूल का? यस मैम। ऐप पर आया है या वैसे ही टेक्स्ट मैसेज आया था? चलिए बेटा बुक निकालिए, चैप्टर रीडिंग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए बेटा ये सिंधु क्या है बताइए, सिंधु क्या है? घाटी। सिंधु घाटी है, घाटी भी तो किसी से बनी होगी, नदी। पहले एक नदी थी सिंधु नदी, नदी। ठीक है? हाँ जी। तो ये जो सिंधु नदी थी, इसी से और जो हमारे एक भरत राजा थे उनके नाम के आधार पर ही हमारे भारत का नाम भारत रखा गया था। जैसे सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान और भारत एक ही बात है। तो सिंधु भी जो है हमारे भारत के नाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सिंधु शब्द, ठीक है? सिंधु से क्या बना? सिंध बना, फिर हिंद बना, फिर हिंदुस्तान बना, ठीक है? चलिए हम पढ़ते हैं अभी। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और
पश्चिम बंगाल में हड़प्पा में मिले हैं। हड़प्पा भी क्या है, एक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति है ना बेटा। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई थी। कौन सी सभ्यता के बारे में बताया ये दूर दूर तक फैली हुई थी? मैम सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ जी, सिंधु घाटी की सभ्यता। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। अब ये आपकी है कि सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? अत्यंत विकसित सभ्यता। जो मैं बताऊं बेटा इंपॉर्टेंट वही आपके इन बिटवीन क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। पेंसिल अपने हाथ में रखिए सभी। अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। एक तो क्या थी ये? अत्यंत विकसित सभ्यता थी, और क्या थी? धर्मनिरपेक्ष। मतलब ये जो सभ्यता थी ये किसी एक विशेष धर्म को नहीं मानती थी और ये सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। अग्रदूत मतलब अग्र मतलब पहले, जैसे कि जो संदेश वगैरह देते थे ना उनको दूत बोलते थे। अग्रदूत मतलब पहले संदेश देने वाली ये सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नगर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। धनाढ्य क्या होता है बेटा? अमीर। और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार वर्ष पुराने उस बीते युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की लोक प्रचलित रीति रिवाजों की दस्तकारी थी, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। यानी कि बेटा आपने भी देखा होगा कि जो आजकल जो ट्रेंड आता है ये बहुत वर्षों पहले भी ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। देखो बेटा एक आपने देखा होगा जो हमारे 90s जब हमारी शुरू हुई थी, 1900 जब हमारी सदी शुरू हुई थी, उसमें क्या था, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी वो धीरे धीरे 19-20, अब तो हमारी 21वीं चल रही है ना, तो 19 और 20 में जो हमारी पुरानी सभ्यताओं के रीति रिवाज, रहन सहन, जो पोशाकें थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। लेकिन आप देखोगे कि 20 के बीच में, यानी कि मिड में, 20 के मिड में और अब तक आप देखोगे कि पुरानी चीजें बहुत सारी वापस आ रही हैं, जैसे योग करना, सब्जियां उगाना अपने घरों में, और डेली प्राणायाम करना, और देसी
चीजें खाना, जैसे कि घरेलू उपचार लेना, ये चीजें ना बहुत जो है अब लोग अपनाने लगे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जो है ना आज का जो वर्तमान भारत है उसमें पुरानी सभ्यताओं की कुछ एक थोड़ी बहुत झलक जो है देखने को मिल रही है। जस्ट मिनट बेटा। ये बेटा गुड मॉर्निंग के मैसेज क्यों करते हो? मैं आपके बाई फेस हूँ, आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग, आप ये लाइव चैट में गुड मॉर्निंग मत भेजा करो। स्टॉप इट बेटा। ओके, कोई भी गुड मॉर्निंग मैम लाइव चैट में नहीं भेजेंगे। चलिए आगे। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। आपने बेटा सुना होगा कि जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी उसमें जो नगरों की व्यवस्था थी, जो हमारे छोटे छोटे नगर बसे हुए थे, उनकी नगरों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। यानी कि उस समय जो नगर बने हुए थे उसमें ये था, किसी भी कोने में चले जाओ आप, किसी भी कोने से किसी कोने के नगर में आप देख सकते हो। यानी कि अगर मेरे को उधर की कोई चीज देखनी है तो मेरे को यहाँ से भी दिख जाएगी, इधर की फेस तो हमें घुमाना पड़ता है। मतलब कि वहां पर जो व्यवस्था कर रखी थी भवन निर्माणों की नगरों में, वो बहुत ही अच्छी थी कि आजकल के आर्किटेक्ट भी जो है पहले के उस भवन निर्माण की नगरों की व्यवस्था को देखकर जो है चकित रह जाते हैं। अब आता है बेटा, हमने अभी हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, आर्यों का आना। ठीक है, आर्य एक लोग थे, तो उनका आना, भारत में आना, वो क्या था वो देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन भारत में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। यानी कि आर्य जो थे वो एक अंदेशा है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ये भारत के ही लोग थे और यही भारत की संस्कृति के भी अवयव थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात होता है बेटा, अचानक किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है। अंडरलाइन कीजिए, सिंधु नदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए। यानी कि सिंधु नदी जो थी उसमें बहुत ज्यादा बाढ़ें आती थी जिससे जन धन की बहुत हानि होती थी। तो भयंकर बाढ़ों के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिंधु नदी। जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है, यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान सा छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि
सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। अब इसमें क्या था बेटा, जो सिंधु सभ्यता जो थी उस समय जब मकान थे तो क्या हुआ कि जैसे कि जो रास्ते वगैरह थे वो ऊंचे हो गए और जो मकान थे वो नीचे हो गए। तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि इस मकान जहां वो रह रहे हैं उसको तोड़कर बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, छत को हटाकर मतलब कि उस छत के ऊपर ही दीवार करके और बना ली। तो वो धीरे धीरे क्या थे, जैसे जैसे बाहर की ऊंचाई बढ़ने लगी तो जो उनका जो मकान था वो दबने लगा और वो ऊपर बनाते गए। इसी तरह जो है पुराने मकान नीचे दबते चले गए और जब खुदाई के समय देखा गया तो ये जो मकान थे वो 2-3 मंजिल नीचे भी मिले थे। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी से उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। इसमें क्या था बेटा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मकान जो है धीरे धीरे नीचे दबते चले गए, तो वो दबे तो हमें पिछली कुछ सभ्यताओं की जानकारी मिली, ऐतिहासिक चीजों की कुछ जानकारियां मिली। वो दबे तो अच्छा भी हुआ, लेकिन उस समय अगर दबे तो लोग बेघर भी हो गए थे, वो खुले स्थान पर रहने के लिए मजबूर भी हो गए थे। तो हमें क्या है, वो दबे हुए मकानों से ही कुछ जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इनमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, जो कि गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवंगांतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ये अंडरलाइन कीजिए बेटा, आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ? सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद। आर्यों का आगमन कब से माना जाता है बेटा? सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों और भारत में जब्ज होती रही हों। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर रह गई। यानी कि हमारे भारत में विदेशी जातियां, विदेशी लोग आए और आकर जो है यहीं बस गए और उनकी जो संस्कृति, भाषा, पहनाव था उन्होंने यहाँ पर कुछ एक लागू किए, जिनकी झलक हमें ऐतिहासिक जानकारी से भी मिलती रहती है। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है बेटा, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास
भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। कौन बाद में मानते हैं? यूरोपीय विद्वान इसका विकास बाद में मानते हैं और भारतीय जो है विद्वान जो है इसका विकास पहले मानते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द भी कहा है। किसको कहा है बेटा? कि मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना किसने कहा है? मैक्स मूलर ने कहा है। क्या कहा है? आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द। ठीक है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिसने ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्वन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य था। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। एक मिनट बेटा। लक्षिता, लक्षिता, ओपन योर कैमरा बेटा। माइक और कैमरा दोनों ओपन करो लक्षिता। लक्षिता, आवाज नहीं आ रही आपकी लक्षिता। क्लास लीव कर दी लक्षिता। पीयूष आवाज आ रही है बेटा? पीयूष आ रही आवाज? ओके बेटा। बुक है आपके पास पीयूष? यस मैम। कहाँ पर पढ़ रही हूँ बेटा मैं बताना पीयूष? पीयूष कहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं बताओ? हाँ जी नितेश बोलिए। नितेश बोलो। माइक ऑन किया हुआ है नितेश, बोलो क्या पूछना है? माइक ऑफ करो नितेश। चलिए बेटा ये अगला टॉपिक आ रहा है हमारा वेद। वेद वाला और पढ़ लेते हैं, ये आज पूरा हो जाएगा अपना वेद वाला जो हमारा टॉपिक है। देखिए वेद, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अंडरलाइन कीजिए बेटा, वेद शब्द का क्या अर्थ है, क्या हो जाएगा? वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ है जानना। अंडरलाइन कीजिए इसको।
अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह है। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों के जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। यानी कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों के बारे में ये बताया, जो आकर जो हमारे भारत में बस गए थे, वो क्या थे, वो ना तो मूर्ति पूजा करते थे, ना किसी भगवान को मानते थे, और ना ही ये मानते थे कि मरने के बाद जो है आत्मा शरीर बदलते, इस तरह की किसी बात को जो है वो नहीं मानते थे। पहला वेद यानी कि ऋग्वेद, सबसे पहला वेद कौन सा है बेटा? ऋग्वेद। इसको भी अंडरलाइन कर लो, पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रभाव मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल से ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति के देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है, जो एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। यानी कि इसमें क्या है कि दो विचारधाराएं थी, एक तो अपने जीवन में संघर्ष करना चाहती है और एक उन संघर्षों से यानी कि अपने जीवन से बचकर निकलना चाहती है। यानी कि कुछ लोग जो है जीकर समस्याओं का सामना करना चाहते हैं, कुछ लोग जो है अपनी मौत को गले लगाकर उनसे दूर हटना चाहते हैं। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। यहाँ तक बेटा हमने पढ़ लिया है, वेद जो था हमारा टॉपिक वहां तक पढ़ लिया है। पेज नंबर मेरे में है 23, 22 तक ही कंप्लीट किया है। 23 पे एक ही लाइन थी बस, तो हमने पेज नंबर 22 तक कंप्लीट किया है। ठीक है, और बेटा कल हम स्कूल जाएंगे। हाँ जी बेटा। मैम पारलौकिकता का मतलब क्या होता है? पारलौकिक का मतलब होता है बेटा ईश्वर में बिल्कुल अच्छी तरह से खो जाना। दूसरे युग में परलोक से पारलौकिकता बना है। ठीक है, परलोक किसको बोलते हैं? हम मानते हैं ना कि परलोक में भगवान रहते हैं, तो पारलौकिकता होती है भगवान में विश्वास करना, धर्मों में विश्वास करना, किसी धर्म को अलग अलग नहीं मानना। ठीक है, ये होता है। अभी बेटा मैम अब मैं आपको क्या बता रही थी मैम? हाँ जी बेटा। मैम सौंदर्य में क्या होता है? सौंदर्य सुंदरता। अभी मैं आपको ये बता रही थी बेटा कि
कल हमें स्कूल जाना है, हो सकता है कल आपको लाइव क्लास ना मिले हिंदी की, टाइमिंग यही रहता है स्कूल में पहुंचने का, हो सकता है मिल भी जाए। अगर आपकी क्लास नहीं आती है तो आपको ऐप में वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है? सुनाई दे ओके रहा है अभी मैम। सभी को? हाँ जी। यस तो मैम। अगर कल आप ऑन तो करके देखना, हो सकता है हम क्लास के टाइम तक स्कूल पहुंच जाएं और ले भी लें। अगर क्लास ऑन नहीं होती है तो आप समझ जाना कि आपको जो है स्कूल ऐप में आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है? और इसी इसी काम के कंटिन्यूशन में मिलेगी, जैसे जहां तक हमने आप पढ़ा है आज ऑनलाइन क्लास में, कल हम उसी से आगे कंटिन्यू अपना काम करेंगे, उसी की आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है? और ओके बताइए मैम। किसी को कुछ पूछना हो? और आपके स्कूल आने के लिए आपको आपके ऐप में मैसेज मिल जाएगा जब आपको स्कूल आना होगा, ठीक है? अभी कल से तो आपके 9 से +2 क्लासेस तक बच्चे आएंगे। और बताइए कोई? नो मैम। मैम कल कोई भी और किसी? टीचर की क्लास नहीं लगेगी? नहीं बेटा, मैं अपनी बता रही हूँ, जैसे यही टाइम होता है ना, हम 8:30 के आसपास ही पहुंचते हैं, तो थोड़ा लेट सेट हो जाए तो हो सकता है क्लास ना भी ली जाए। तो औरों का मुझे नहीं पता, मैं अपना बता रही हूँ। अभी आपको आज आप जो क्लास लोगे आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बता देंगे जैसा भी होगा, ठीक है? ओके मैम। मैम कार्तिक और सर ने तो बताइए बता के था आज, आज सर से क्लास नहीं होगी, कल सर ने कहा था। आज भी नहीं होगी? मैम कल सर ने कहा था फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। आप उस तक अपना काम कीजिए, ठीक है? और बताइए किसी की कोई क्यूरी हो? किसी की कोई क्यूरी हो? अगर किसी को कुछ नहीं बाय पूछना मैम। तो यू कैन लीव द क्लास। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। बाय बेटा। बाय मैम। बाय मैम। क्लास लीव कीजिए बेटा, बाकी बचे हुए बच्चे, रजत, पारस, हनी। बाय मैम। हाँ जी बाय बेटा, क्लास लीव कीजिए। हनी, ध्रुव, रजत। हिमांशी, क्लास लीव कीजिए बेटा। हनी, रजत,